दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम, बहुत सारी ऐसी वारदातें होती है कि जब कभी भी कोई क्राइम स्टोरी टेलर उसको सुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह कहानी, वह वारदात इतना गंदी होती है और इतने उसमें जो क्राइम जो होता है उसमें इतनी इतनी तकलीफें होती है कि उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद जो एक क्राइम जो सुनाने वाला होता है उसके भी रोक काम जाते हैं। आज की कहानी दुनिया में उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदर से एक किस तरह का दुनिया है और हर मुल्क, हर देश में किस तरह के कानून हैं, यह सारा आप जानेंगे और जानने के बाद फिर आप आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठेंगे। बट आप ऐसा कहानी पूरे दुनिया में इस कहानी के जैसा कोई दूसरा कहानी नहीं है, जिसमें एक जज ने फैसला भी सुनाया और फांसी का तख्ता भी खुद जज ने खींचा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में एक ऐसी ही कहानी सुन रहे हैं जो कहानी ईरान की है। 1988 के बाद 1989 का समय आता है। यह वारदात, यह कहानी उसी 1989 ईस्वी से शुरू होती है। ईरान में एक शहर है नेका। नेका ईरान के साउथ में पड़ता है। वहाँ पर एक लड़की रहती थी 1989 में, जिसका नाम था अतीजी बजनी। पिता जो थे वे छोटे मोटे काम करते थे। माता का जो है किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। जब वो 4-5 साल की रहती है उसी समय उसकी माता का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है और कुछ समय के बाद, 6 महीना 1 साल के बाद, उसका भाई भी जो है पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने पिता, अपने दादी के साथ उसी नेका जो ईरान के साउथ में पड़ता है वहाँ पर रहा करती थी और जिस जगह पर वह रहती थी उसी के पड़ोस में एक शख्स रहता था, अलीदी बानी, जो कि ईरान के जो मिलिट्री रहता है उससे रिटायर था। और जब वो अल्दीबानी लड़की को देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाता है। एक दिन जो अल्दीबानी उसके साथ जबरदस्ती कर बैठता है और इधर जो लड़की अतिशी बजनी जो रहती है वह इतनी, उसकी उम्र छोटी रहती है, लगभग 7-8 साल का उम्र, कि उसको समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो ईरान का आर्मी से रिटायर जो शख्स रहता है उसके साथ एक दिन जबरदस्ती करने के बाद जो है वह लगातार उसके साथ वर्षों 2-3 साल तक उसके साथ जबरदस्ती करते रहता है और यह सिलसिला चलते रहता है। अतिशी बजनी जब बड़ा होती है तब उसको वह इसका विरोध करती है और एक दिन वह अपने दादी और अपने पिता से यह बात बताती है। उसकी दादी को जब यह बात पता चलता है तो वह अतिशी बजनी का मुंह बंद कर देती है, क्योंकि उसकी दादी जानती थी कि ईरान में जो सेना का रिटायर है और ईरान में बहुत सारे औरतों, लड़कियों को लेकर के नियम कानून है और उनको स्वतंत्रता नहीं है, तो कोई भी उस उनकी उस जो अतिशी बजनी है उसकी बात नहीं मानेगा, बल्कि जो वहाँ के आर्मी से रिटायर है उसी का पक्ष लेगा। तो यह सारा चीज़ वह जानते हुए अतिशी बजनी का मुंह बंद कर देती है और यह सिलसिला फिर चलते रहता है। 2-3 साल बीतने के बाद फिर जब एक दिन, अब धीरे धीरे अतिशी बजनी बड़ी भी हो रही थी, लगभग 12-13 साल की हो गई थी, वो अपने पिता को यह बात बताती है। उसके पिता जो है वहाँ के ईरान में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा कर के उस एक्स आर्मी, जो ईरान के आर्मी से रिटायर हुआ शख्स रहता है, उसके बारे में पुलिस को बताते हैं कि वह मेरी बच्ची के साथ इतने सालों से रेप करते रहा है और सारा चीज़ जानकारी देते हैं। और ईरान में एक चीज़ ये है कि अगर आपने कोई केस किया है किसी के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर आपको अपना केस खुद साबित करना पड़ता, खुद ही सबूत ला करके देना पड़ता। वहाँ पर पुलिस और वकील ये सब इस तरह का, जैसे हम लोग का इंडिया में है, उस तरह का वहाँ पर नहीं है। आपको अपने ही सबूत कोर्ट में ला करके देना होगा, सारा चीज़ अपने ही बताना होगा और उसी के आधार पर जो है फैसला होता है। इधर जब अतिशी बजनी के जब पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं तो हुआ भी वही वैसा ही, पुलिस वाले अतिशी बजनी को ही गिरफ्तार कर लेते और इसी के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा देती है। जैसा कि ईरान में बहुत सारा ऐसा कानून है, क्राइम अगेंस्ट वर्जिनिटी, यानी कोई भी लड़की जो है शादी के पहले जो है किसी गैर मर्द के साथ जो है संबंध नहीं बना सकती है
ना ही अपने मर्जी से और ना ही उसके खिलाफ। तो ये सारे धाराएं अतिशी बजनी पर लग गई और पुलिस उसको उसी धाराओं के अगेंस्ट में गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ फिर थाना में जुल्म और सितम करने लगती है। ना जाने थाना में जो है कितने जो लोगों ने उसके साथ फिर से रेप किया और उसको घर वालों से भी मिलना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी दादी रोती गाती थाना पहुंचती है और किसी तरह से अपनी उस लड़की से मिलती है और जब मिलती है तो सारा वाकयात इसी बजनी अपने दादी को बताती है और कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रहा है और इतनी ज़्यादती हो रहा है कि मैं अपने दोनों पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकती थी। उसको चलने के लिए और अपने जो दोनों पैर दोनों हाथों का सहारा से वह चलती थी तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप जो है उसके बाद उसकी जो है दादी और पिता जो है इस केस को कोर्ट में दर्ज कराते हैं। कोर्ट में जब दर्ज कराते हैं तो कोर्ट में भी अतिशी बजनी के अगेंस्ट ही केस चलता है और जब सुनवाई होता है तो अतिशी बजनी को लग जाता है कि उसके जो केस का जो सुनवाई हो रहा है, जो केस का फैसला आएगा वो उसके ही अगेंस्ट आने वाला है। और एक दिन ऐसी सुनवाई के दौरान जब जब जज साहब बैठे हुए थे और अतिशी बजनी हिजाब लगा करके कटघरे में खड़ा थी तो अतिशी बजनी को जब वहाँ पर बहस हो रहा था किसी चीज़ का और इसको गुनाहगार ठहराया जा रहा था तो वह अपना हिसाब जज साहब उस पूरे कोर्ट में हटा देती है और यही बताती है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे साथ जो है इतने सालों तक लेप हुआ है और जो शख्स गुनाहगार है उसको आप लोग निर्दोष बता रहे हैं। इतना अब जब वो अपना हिजाब हटा करके बताती है तो कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद रहते हैं और जज साहब ये सारे उसके चेहरा देख लेते हैं। और ईरान में जैसा कि आपको बता दें कि ऐसा कानून है कि वहाँ पर जो है औरतें गैर मर्द के पास या फिर किसी के पास अपने पति को छोड़ करके हिजाब हटा करके या खुला चेहरा नहीं आ सकती है। जज साहब जो है या रेप का केस तो किनारे करते हैं, फिलहाल जो है उसको हिजाब हटाने के जुर्म में तुरंत लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। और जब यह सजा सुनाते हैं जो है वो लड़की जो रहती है वो अपना चप्पल निकाल करके उसी जज साहब के ऊपर मारने की नीयत से फेंकती है, लेकिन जज साहब को लगता नहीं है, उसी के सामने वह चप्पल गिर जाता है। और यह सारा चीज़ देखने के बाद जज साहब का गुस्सा जो है आग बबूला हो जाते हैं और वे उसी समय उसको मृत्यु दंड का सजा देते हैं। और ये सारा चीज़ होने के बाद जो है और यह सारा केस वगैरह जो चलता है और उसको जो मौत का सजा सुनाया जाता है तो लगभग 15 अगस्त 2004 की तारीख आ जाती है। यह केस चलते सुनवाई चलते उस पर जुल्म सितम होते होते 2004 का समय आ जाता है और उसको फांसी का जो सजा जिस दिन जज साहब ने उसको सुनाया, जिस दिन जज साहब से उसने इस तरह कोर्ट में जो वारदात किया उसके बाद जो है 15 तारीख 2004 की तारीख को तय किया गया उसको फांसी देने के। और 15 अगस्त 2004 की तारीख को सुबह में जो वहाँ ईरान में एक नेका शहर के चौराहे पर उसको फांसी दिया गया। और फांसी देने के लिए जो तख्ता जो रस्सी गला में डाला जाता है उसी जज साहब ने जो उसको फांसी की सजा दिया था वह खुद तैयार किए, खुद उसके गले में बांधे और फांसी का तख्ता भी खुद ही उन्होंने खींचा। और क्योंकि वह वहाँ के जज होने के नाते उस शहर के एडमिन थे और एडमिन होने के साथ वह एक मौलवी भी थे और उनको गुस्सा इतना था कि वह खुद ही फंदा लेकर के उस लड़की के गले में टाइट किए और जो है फांसी देने के लिए तख्ता खुद ही खींचा। उसकी लाश को अगले दिन जो है कब्रिस्तान में, वहीं पर एक कब्रिस्तान रहता वहाँ पर दफना दिया गया। लेकिन उसके पिता और उसकी दादी जब अगले दिन एक दिन के बाद जब उसके जहाँ पर डेड बॉडी जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया तो वहाँ पर जाते हैं कलमा और फिर जो उन लोगों का रिचुअल्स कुछ होता है करने, तो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी जो बेटी है उसका बॉडी है ही नहीं, वो बॉडी गायब है। और तो यहाँ तक कि जज साहब जो वहाँ के प्रशासन थे उसका बॉडी तक गायब कर दिए थे। धीरे धीरे यह बातें जो है वहाँ के मीडिया में, हालांकि ईरान में जो है प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया में दबी जुबान में बातें आई और फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल और देश जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन तक इसकी बात पहुंची कि एक लड़की को जो है इस तरह से एक जज ने सजा सुनाया जिसके साथ खुद इतने सालों तक बर्बरता हुई, रेप हुआ।
तो यह जब मामला इंटरनेशनल मीडिया में आया तब वहाँ की सरकार पर जो है दबाव बढ़ा और मामला जो है वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हायर कोर्ट होता है, वहाँ तक पहुँचता है। और इसी बीच जो है उस लड़की के पिता जो है, उस लड़की का जिसको फांसी दिया गया था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है इंटरनेशनल मीडिया या फिर उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हाथ में लग जाती है। और जब उस बर्थ सर्टिफिकेट इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लगती है तो पता चलता है कि जिस समय उस लड़की को फांसी दिया गया था उस समय मात्र उसका उम्र 16 साल था। और ईरान में एक समझौता किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि किसी भी शख्स को 18 साल से जो कम उम्र का है उसको फांसी नहीं दिया जा सकता, चाहे वो उसका जुर्म कितना ही भयानक क्यों नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहस चलता है और बहस चलने के बाद कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उस लड़की को बरी करता है। लेकिन यहाँ बरी क्या करेगा, पहले ही उसको 1 महीना पहले उसको एक जज ने गुस्से में और सारे नियम कानून को ताक पर रख करके उसको फांसी का सजा दे दिया और खुद जज जो है वह जल्लाद का भूमिका में आ गए। तो यह थी कहानी। लेकिन यही था कि जो वहाँ की हायर कोर्ट थी, जब उसके पास उस लड़की का उम्र का पता चला तो उसको बरी कर दिया गया और उसके पास यही इन्फॉर्मेशन उस लड़की के माता पिता तक पहुँचती है तो उन लोगों को बहुत दुख होता है कि शायद एक बेगुनाह को जो है एक जज ने अपने क्रोध के कारण और एक निर्दोष लड़की को अपने गुस्सा के कारण उसको फांसी के सजा पर चढ़ा दिया। तो आज की कहानी यही थी कि एक जज जिसको कायदे से शालीनता में रहना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे जज हम लोग के भी देश में हैं, उनके सामने बहुत सारे ऐसे क्राइम, ऐसे क्रिमिनल आते हैं, लेकिन एक जज जिसके फैसले से बहुत सारे लोगों को चोट भी पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को खुशी भी होता है, तो अलग अलग रिएक्शन आता है। तो जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट पर उनको शालीनता से रहना चाहिए, अच्छे बुरे सभी चीज़ को ले करके चलना चाहिए और जो जस्टिस करना चाहिए वह कानून के दायरे में रख के करना चाहिए। लेकिन एक जज ने सारे चीज़ नियम कानून को ताव पर रख करके अपने गुस्से के कारण एक निर्दोष लड़की जो इतने सालों से बर्बरता सही, इतने सालों से रेप सही, और उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। तो आज की कहानी थी ऐसा। और ये सारा जब वहाँ का जो हायर कोर्ट में जब ये मामला आया तो उस लड़की को बाइज्जत बरी का आदेश दिया, लेकिन वो लड़की का तो पहले ही फांसी हो गया था। और दूसरी तरफ उस जिस जज ने इस केस का फैसला सुनाया था उसको, और जिस शख्स ने उस लड़की के साथ बर्बरता की थी उसको, और भी बहुत सारे ऐसे जो थाना के स्टाफ लोग, इन सभी लोगों को जेल के अंदर भेजा गया, उन लोगों को जो है सजा दिया गया। तो आज की कहानी यही थी। इस कहानी के जैसा ऐसा शायद दुनिया में कोई भी दूसरा कहानी नहीं हुआ कि जहाँ पर एक जज खुद ही फैसला सुनाता है और खुद ही जल्लाद एक हफ्ते के बाद बन जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।